हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद युबिका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12 की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका हम मतलब समझते हैं। चैलेंजेस तो हम सबको पता है, चैलेंजेस किसे बोलते हैं? चुनौतियाँ, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम। ऑलराइट, ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग यानी कि एक राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में, एक कंट्री को बनाने में हमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या स्ट्रगल्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब वो कंट्री कौन सी थी? जैसे कि हमारी बुक है इंडिया के ऊपर, तो उस पूरी बुक में हम इंडिया के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में समझने वाले हैं कि इंडिया कैसे बना, क्या क्या हमने चैलेंजेस फेस किए थे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इसमें हम समझेंगे कि एक नए नेशन को, एक नए कंट्री को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त 1947। यानी कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 1947 के 15 अगस्त की आधी रात को। यानी कि जब 14 और 15 अगस्त के बीच का जो समय था, आधी रात था, तब हमें आज़ादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू, वी ऑल नो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी, उस स्पीच का क्या नाम था? ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इसे हमें याद रखना है, ये MCQ या किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट का क्या मतलब होता है? ट्राइस्ट का मतलब होता है प्रॉमिस करना, वादा करना। विद डेस्टिनी, डेस्टिनी तो हम सब जानते हैं, डेस्टिनी क्या होता है? भाग्य, नियति। तो इस स्पीच का क्या मतलब हुआ कि नियति से वादा करना, भाग्य से वादा करना। बस इसका हमें नाम याद रखना है, इसके अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना है, इसका बस नाम इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ओके, सो 2 गोल्स एवरीवन अग्रीड अपॉन। ऐसे 2 गोल्स थे जिनके ऊपर सब लोग एग्री कर रहे थे। तो वो 2 गोल्स कौन कौन से थे? पहला था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और दूसरा गोल क्या था कि गुड ऑफ ऑल, यानी कि सबका अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जहाँ सबके लिए जगह हो। राइट, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि हमें अपनी कंट्री एक डेमोक्रेसी से चलानी है, एक लोकतांत्रिक सरकार से चलानी है। द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। जो सरकार है वो सबके अच्छे के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, खास करके ऐसे लोग जो गरीब हैं और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जो सामाजिक रूप से पीछे रह गए लोग हैं, उनके लिए काम करेगी। ओके, सो इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज। इंडिया बहुत ही मुश्किलों में बना था, बहुत ही, इंडिया को जो आज़ादी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज यानी कि परिस्थितियों में मिली थी। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ, हमारा बंटवारा भी हुआ। 1947 को अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा। राइट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे। ओके, सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 3 चैलेंजेस। अब हम ऐसे 3 चैलेंजेस को देखने वाले हैं जो हमारे सामने थे आगे। पहला चैलेंजेस क्या था? टू शेप अ नेशन, यानी कि एक नेशन बनाना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे कल्चर हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, इन सबको एक साथ रखना था, इन सबको यूनाइटेड रखना था। ये हमारे सामने एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज क्या था? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि हमें हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, डेमोक्रेसी को लाना है। राइट, तीसरा चैलेंज क्या था? टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो हमें एंटायर सोसाइटी यानी कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट देखना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे इकोनॉमिक रूप से जो पीछे हो, चाहे जो सोशली रूप से पीछे हो, सामाजिक रूप से, सबको हमें एक साथ लाके सबका डेवलपमेंट करना है, सबका विकास करना है। राइट, सबको एक साथ लेके चलना है। लेकिन ये सारे तो 3 चैलेंजेस थे ही, बट सबसे पहला, सबसे प्राइमरी चैलेंज था, वो था नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी। एक तो हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है, बॉर्डर देखना है कि कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर रहा, और हमारी नेशनल यूनिटी देखनी है, यानी कि एकता हमें बना के रखनी है, कंट्री को और आगे डिवाइड नहीं होने देना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पार्टीशन की वजह से डिस्प्लेस होना पड़ा, लोगों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। रिहैबिलिटेशन यानी कि दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, दूसरी जगह अपना घर बनाना पड़ा। ऑन 14th-15th अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि 14-15 अगस्त क्यों? क्योंकि हमने देखा था मिडनाइट, आधी रात को हमें आज़ादी मिली थी। तो 14-15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 नेशन स्टेट्स का जन्म हुआ था, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान, राइट। ये जो डिवीज़न था ये ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न था, यानी कि इससे पहले तो हम आज़ाद नहीं थे, पहले वो ब्रिटिश इंडिया था, उसका पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन होकर इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज़ बने। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो एक 2 नेशन थ्योरी थी, ये किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी, और मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। तो इस थ्योरी का क्या कहना था कि इंडिया है वो 2 लोगों से बनी हुई है, 2 कम्युनिटी से बनी हुई है, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। इट डिमांडेड पाकिस्तान, और ये जो थ्योरी थी, ये जो मुस्लिम लीग थी, ये एक अलग पाकिस्तान डिमांड कर रहे थे। पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री मुस्लिम्स के लिए, कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते, हमें एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान। कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया और पाकिस्तान की डिमांड को भी अपोज किया। नाउ हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इसमें हम देखेंगे कि पार्टीशन का पूरा प्रोसेस क्या था। द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वॉज फॉलोड। रिलीजियस माइनॉरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया गया था। अब ये प्रिंसिपल था क्या, वो देख लेते हैं। एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी वुड गो विद पाकिस्तान एंड रेस्ट वुड स्टे विद इंडिया। यानी कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और बाकी के जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है वो इंडिया के साथ रहेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ था, राइट। द डिवीज़न वॉज वेरी पेनफुल एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। पहली बात तो जो डिवीज़न था वो डिसाइड करना ही बहुत पेनफुल था, और बाकी इम्प्लीमेंट करना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और भी ज़्यादा पेनफुल था। प्रॉब्लम्स इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का जब बंटवारा हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। तो इसमें 4 पॉइंटर्स हैं, वो 4 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन 4 पॉइंटर्स को आप लिख के आओगे, ऑलराइट। पहला पॉइंट क्या है? देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ इन ब्रिटिश इंडिया। यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं था कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में, ऐसे कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। यानी कि अलग अलग एरियाज़ थे। मेनली ऐसे 2 एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी, एक था वेस्ट, एक था ईस्ट। यानी कि एक वेस्ट साइड में था, एक ईस्ट साइड में था। तो इसलिए जो पाकिस्तान था उसकी 2 टेरिटरी बनी, यानी कि 2 उसके एरियाज हुए, एक बना वेस्ट पाकिस्तान, एक बना ईस्ट पाकिस्तान, राइट। ईस्ट पाकिस्तान अभी क्या है? बांग्लादेश बन चुका है। तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान ये दोनों डिवाइडेड थे, और बीच में इनकी क्या आती थी? इंडियन टेरिटरी का काफ़ी सारा एरिया बीच में आता था। ओके, तो ये मैप है इंडिया का, इससे हम समझते हैं। वेस्ट पाकिस्तान ये वाला हिस्सा था जो कि अभी भी पाकिस्तान में है, और ये था ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा जो कि अब बन चुका है बांग्लादेश, ऑलराइट। और बीच में ये आ रही है इंडियन टेरिटरी का बहुत सारा हिस्सा। यानी कि इस एरिया में ज़्यादा मुस्लिम थे और इस एरिया में ज़्यादा मुस्लिम थे, इसलिए पाकिस्तान को 2 टेरिटरी मिली। ओके, सो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं था कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो सारे ही पाकिस्तान में जाना चाहते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं खान अब्दुल गफ़र खान। ये एक लीडर थे। लीडर कहाँ के थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब ये क्या है? तो ये एक एरिया था। तो जैसे कि ये मैप है इंडिया का पार्टीशन से पहले का, तो इसमें आप ये देख सकते हो। तो यही था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया जो कि पाकिस्तान में जाके इंक्लूड हो गया था। ओके, सो जो खान अब्दुल गफ़र खान थे उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये 2 नेशन थ्योरी के अपोज थे, उसके अगेंस्ट थे, पर इनकी जो वॉइस थी, इनकी जो आवाज़ थी उसको इग्नोर कर दिया गया, और NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। 2 ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस of British India, Punjab and Bengal had very large areas where non-Muslims were in majority. ओके, सो इंडिया के 2 ऐसे मेन एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, एक था पंजाब, एक था बंगाल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स थे, मेजॉरिटी में थे। तो जैसे कि हमने अभी देखा था, ये है इंडिया का मैप पार्टीशन से पहले का।
तो ये है पंजाब, पहले तो पूरा पंजाब ही था क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ था, और ये था पूरा बंगाल। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, इसलिए पंजाब को भी डिवाइड करा और बंगाल को भी डिवाइड किया। बंगाल को डिवाइड करके क्या बना, ईस्ट पाकिस्तान, और पंजाब को डिवाइड करके क्या बना, वेस्ट पाकिस्तान। तो ये दो ऐसे एरियाज थे जिनको बाइफरकेट किया गया, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जब ये डिवीज़न हुआ तो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि वो किसका पार्ट है, वो इंडिया के पार्ट है या फिर पाकिस्तान का पार्ट है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, डिस्प्लेस होना पड़ा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। तो पाकिस्तान में भी हिंदूज थे माइनॉरिटी में और इंडिया में मुस्लिम थे माइनॉरिटी में, तो उनकी प्रॉब्लम थी बॉर्डर के दोनों ही तरफ। काफ़ी सारे लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान में फंस गए थे और लाखों मुस्लिम्स इंडिया में फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे, वो अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे थे। अब हम देख लेते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए। In 1947, one of the largest, most sudden, tragic population transfer in human history took place. यानी कि 1947 में क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा सडन, यानी कि एकदम अचानक से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे, और ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के दोनों ही तरफ लोगों को मारा जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। In the name of religion, member of one community ruthlessly attacked and killed people from other community. और धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को मार रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता ये क्या बन गए, कम्युनल जोन्स बन गए, यानी कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कम्युनिटी के नाम पे बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था। माइनॉरिटीज़ फोर्स टू लिव इन रेफ्यूजी कैंप, और जो माइनॉरिटीज़ थी वो मजबूर थी रेफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए। Women were frequently abducted, raped, assaulted and murdered, and many were forcefully converted to other religion. और जो वुमेन थी उनको किडनैप किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, उनको असॉल्ट किया जा रहा था, उनका मर्डर भी किया जा रहा था, और काफ़ी सारी वुमेन को फोर्स किया गया अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर, और काफ़ी केसेस में तो फैमिली के द्वारा ही वुमेन को मार दिया गया ताकि उनके फैमिली का ओनर, उनके घर की इज्जत बची रह सके। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, अपने पेरेंट्स से अलग हो गए। दिस पार्टीशन हैज़ डिस्क्राइब्ड एज डिवीज़न ऑफ हर्ट्स, और जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने इस पार्टीशन को क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने इस पार्टीशन को डिवीज़न ऑफ हर्ट का, यानी कि दिलों का बंटवारा का। डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स एंड बुक। और डिवीज़न सिर्फ कंट्रीज का ही नहीं हुआ था, सिर्फ टेरिटरी या सिर्फ लोगों का ही नहीं हुआ था, बल्कि फाइनेंशियल असेट जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक्स, इन सबको भी डिवाइड किया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवेज ऑल्सो डिवाइडेड, और जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, उनका भी डिवीज़न हुआ। इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटी, ये एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट सेपरेशन था दोनों कम्युनिटीज़ का। 80 lakhs people were forced to migrate, 80 लाख लोग फोर्स थे, मजबूर थे माइग्रेट करने के लिए, यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए। 5 to 10 lakh people were killed इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, 5 से लेकर 10 लाख लोग मारे जा चुके थे पार्टीशन वाले वायलेंस में, जो कि पार्टीशन की वजह से हुआ। मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1951 में इंडिया में 10 to 12% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इंडियन लीडर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़, 10 to 12% थी, यानी कि माइनॉरिटी थी, तो इंडियन लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेरिसेस द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म में मानता है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। सेक्युलरिज्म क्या, कि हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं, किसी भी रिलीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सारे लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकार का, कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, सारे ही नागरिक, सारे ही सिटीजन इक्वल हैं, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो। ओके, नाउ महात्मा गांधी का सेक्रीफाइस देखते हैं।
15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी ने जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कहाँ थे? वो थे कोलकाता में। और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे जो भी कम्युनल वायलेंस हो रहा था, जो भी सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही थी। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएट द हिंदूज एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस एंड मेंटेन हार्मनी। गांधी जी गए, उन्होंने हिंदूज़ को समझाया, मुस्लिम को समझाया कि वायलेंस छोड़ दो और हार्मनी मेंटेन करो, यानी कि शांति मेंटेन करो, शांति बनाए रखो। इट वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड लेटर कम्युनल रियॉट्स ग्रू अगेन। पर ये काफ़ी कम समय के लिए था और बाद में जाके फिर से जो कम्युनल रियॉट्स थे यानी कि सांप्रदायिक दंगे थे वो फिर से बढ़ गए। गांधी जी एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी किसको सपोर्ट करते थे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और इक्वल राइट्स, मुस्लिम्स के लिए इक्वल राइट्स को। हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948 रिड्यूस्ड वायलेंस। जनवरी में उन्होंने लास्ट अपना फास्ट रखा था जिसकी वजह से वायलेंस कम हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट अग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज। इंडियन गवर्नमेंट मान गई पाकिस्तान को जो भी कुछ था इक्वल वो सब देने के लिए, चाहे वो पैसे हों या फिर रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल असेट्स। हिज एक्शंस वर नॉट लाइक्ड बाई ऑल, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जो गांधी जी के एक्शन थे वो सबको पसंद नहीं थे, खास करके जो लोग एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी, गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की डेथ हो गई। बट इसका एक मैजिकल इफेक्ट हुआ। मैजिकल इफेक्ट क्या हुआ कि सडनली कम्युनल वायलेंस जो भी दंगे थे वो सब कम होने लगे। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? वो टोटल थे 565। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कौन से थे? जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। और प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर प्रिंस थे। वो इंटरनल ऑटोनॉमी थी, यानी कि जो स्टेट के अंदर हो रहा है वो सब प्रिंस कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाहर से ब्रिटिश पैरामाउंटी से, यानी कि बाहर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। कवर्ड 1/3 ऑफ द ब्रिटिश इंडियाज़ लैंड, यानी कि ये पूरे 1/3 थे पूरे ब्रिटिश इंडिया के लैंड पर। 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, यानी कि हर 4 में से एक इंडियन जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में रहता था, प्रिंसली रूल के अंदर रहता था। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम। तो हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश गेव 3 ऑप्शन। तो जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को, जो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। कि पहला ऑप्शन था कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, दूसरा ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और तीसरा ऑप्शन था या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें, एक अपना अलग कंट्री बना लें। अब इससे क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगी और ये इंडिया की यूनिटी के लिए एक थ्रेट था। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, इनको हमें यूनाइट करने में, इनको इंडिया के साथ लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी। अब गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब जानते हैं, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के मेंबर थे। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया था सारे के जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे उनसे बात करने में, उनको नेगोशिएट करने में और उनको इंडिया के साथ इंडियन यूनियन में लाने के लिए। गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशन। अब जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी उसके 3 कंसिडरेशन थे, यानी कि 3 पॉइंटर्स थे जो हमें पढ़ने हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या था कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनके लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। और जो गवर्नमेंट थी वो भी तैयार थी कि कुछ ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हम इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे कि भाई अंदर के जो मैटर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट के रूलर संभाल लेंगे और बाहर से वो इंडिया का पार्ट बने रहेंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू द फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन प्लस कंसोलिडेशन हमारी सुप्रीम प्रायोरिटी थी उस टाइम पर। यानी कि इंटीग्रेशन को कि हमें अब प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करना है, कंसोलिडेट करना है अपनी बाउंड्रीज़ को, यानी कि
और भी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं होने देना, तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी थी उस टाइम। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट के रूलर थे उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता क्या है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको साइन करने पर प्रिंसली स्टेट ये एग्री करते हैं कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर। इन चारों प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ लाने में, इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडिया को। तो जूनागढ़ के बारे में देखते हैं। जूनागढ़ का इशू कैसे सॉल्व हुआ? प्लेबिसाइट से। अब प्लेबिसाइट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट वोट, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को लेके पॉपुलेशन से डायरेक्ट वोट करवा लेना। यानी कि जूनागढ़ में क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया के साथ आपको इंटीग्रेट होना या नहीं, तो उस क्वेश्चन को लेके पॉपुलेशन से डायरेक्ट वोट करवाया होगा कि आप लोग इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हो या नहीं। तो लोगों ने वोट किया और उसके साथ जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया, राइट। अब हमारा अगला टॉपिक है हैदराबाद। हैदराबाद क्या था? एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। जो हैदराबाद का रूलर था उसको टाइटल मिला था निज़ाम का, और निज़ाम वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से एक था। निज़ाम क्या चाहता था? वो चाहता था हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस, कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे। उसके लिए उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ नवंबर 1947 को, 1 साल के लिए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या? यानी कि सोचने विचारने के लिए टाइम मांगा था 1 साल का कि हैदराबाद इंडिया में इंक्लूड होना चाहता है या नहीं। वाइल नेगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस तब भी चल रही थी। पीपल स्पेशली वुमेन एंड पेजेंट्स वर अगेंस्ट निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल। ये जो निज़ाम था ना, वो अपनी जनता पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था स्टेट के अंदर। तो वुमेन्स और पेजेंट्स, जो महिलाएं और जो किसान थे, वो उसके रूल के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। कम्युनिस्ट प्लस हैदराबाद कांग्रेस, जो कम्युनिस्ट लोग थे और जो हैदराबाद की कांग्रेस थे, उसने भी प्रोटेस्ट कर दिया निज़ाम के रूल के खिलाफ। अब रजाकर्स क्या होते हैं? ये एक निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी, तो जिसको निज़ाम ने यूज़ किया सप्रेस करने के लिए लोगों को और मूवमेंट को, यानी कि मूवमेंट को दबाने के लिए और लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए निज़ाम ने रजाकर्स का यूज़ किया। अब ये जो रजाकर्स थे ये क्या करते थे? ये लोगों का मर्डर करते थे, उनको फिजिकली इंजर करते थे, महिलाओं के साथ रेप करते थे, जितने भी फाइनेंशियल असेट्स थे उन सबको लूट लेते थे, और पार्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते थे। तो इससे तंग आकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि अब भाई तुम देखो इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन से तुम ही डील करो अब। ओके, सो सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या था कि जो इंडियन आर्मी थी वो गई और वो निज़ाम की फ़ोर्स को कंट्रोल करने लगी, यानी कि उनसे लड़ाई करने लगी, उनको कंट्रोल करने लगी। कुछ दिन तक ये लड़ाई कंटिन्यू रही। उसके बाद जो निज़ाम था उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और निज़ाम के सरेंडर करने के साथ ही जो हैदराबाद था वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से जो हैदराबाद था उसका इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में। अब हमारा अगला स्टेट क्या है? मणिपुर, उसको देख लेते हैं। तो जो मणिपुर के महाराजा थे उनका क्या नाम था? बोधचंद सिंह। तो उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर लिया था, पर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी मणिपुर को, यानी कि बाहर से तो जो बाहर के मैटर हैं सारे वो इंडिया कंट्रोल करेगा, और जो मणिपुर है वो इंडिया का पार्ट है, बट जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको राजा ही कंट्रोल करेंगे। अब जून 1948 को इलेक्शंस होते हैं मणिपुर में पब्लिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे राजा के ऊपर। अब ये जो इलेक्शन थे ये किस पर बेस्ड थे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड थे ये इलेक्शंस। और इसके साथ ही जब ये इलेक्शन हुए जून 1948 में, तो मणिपुर एक इंडिया का ऐसा पहला पार्ट बन गया, ऐसा पहला स्टेट बन गया जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। अब इलेक्शन के बाद ही मणिपुर क्या बन गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करेंगे बट राजा का भी रूल रहेगा। हेड ऑफ द स्टेट क्या रहेगा? राजा रहेगा। अब जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो स्टेट कांग्रेस और जो मणिपुर की अदर पार्टीज थी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हो, लेकिन जो दूसरी पार्टीज थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज ना हो, वो इसके अगेंस्ट थी, अपोज में थी। बट सितंबर 1949 को क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे भी करके महाराजा से साइन करवा लेती है मर्जर अग्रीमेंट।
ये जो मर्जर एग्रीमेंट साइन कराया था, ये लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करे बिना, पूछे बिना ही साइन कर दिया था। तो इस वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, एंगर था, रिसेंटमेंट था, यानी कि एक तरीके की हेटरेट थी मणिपुर के लोगों के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा मणिपुर का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पर इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो 4 प्रिंसली स्टेट्स देखे थे, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हमने हैदराबाद के बारे में समझा, मणिपुर के बारे में समझा, जूनागढ़ के बारे में समझा, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो हमने कवर ही नहीं किया इस चैप्टर में कि उसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो ये एक एक्चुअली काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसको हम आगे के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन। तो उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर है। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या कि पहले तो जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो जो स्टेट्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा था। बट क्योंकि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है तो वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो स्टेट्स थे उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेगा। तो अगला चैलेंज क्या था? ड्राइंग इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी कि अब स्टेट्स के अंदर की बाउंड्रीज ड्रॉ करना हमारा अगला नेक्स्ट चैलेंज था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो एरिया वो पहले जीते थे उसके अकॉर्डिंग, जो प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज थी उनके अकॉर्डिंग बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी थी। नागपुर सेशन 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें लीडर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट्स बनाए जाएंगे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ की जाएंगी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिल गई, क्योंकि ये 1920 की बात कर रहे हैं हम, और इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो हमारी लीडर्स को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट की बाउंड्रीज बनाएं तो उससे कहीं कंट्री का और भी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने आप को अलग समझने लगे, कंट्री से अलग समझने लगे, या फिर जो कंट्री है वो आगे और पार्ट्स में डिवाइड ना हो जाए, राइट। तो उसके लिए इसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे लीडर, तो उन्होंने इस डिसीज़न को आगे पोस्टपोन कर दिया। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास। फिर मद्रास के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे। तो अब हम देख लेते हैं विशाल आंध्रा मूवमेंट के बारे में कि ये मूवमेंट क्या था और किस लिए हुआ। तो ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट है, तो इससे हम समझ सकते हैं विशाल आंध्रा, इसमें आ रहा है आंध्रा, तो ये एक सेपरेट आंध्र के लिए हुआ था मूवमेंट, आंध्र को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए हुआ था ये मूवमेंट। इसमें डिमांड की जा रही थी कि जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उन्हें मद्रास प्रोविंस से अलग कर देना चाहिए और एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस बना देना चाहिए जो कि एक तेलुगु स्टेट हो। तो अब एक लीडर थे पोती श्रीरामुलु, तो वो एक कांग्रेस लीडर थे और वेटेरन गांधी थे, वेटेरन गांधीयन थे, यानी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उन्होंने इसके लिए एक इनडेफिनिट फास्ट रखा, बट 56 डेज़ के बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो स्टेट था, जो रीजन था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट हुआ, वायलेंस हुआ, और बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स थे, यानी कि जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन दे दिया प्रोटेस्ट में, अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। बट दिसंबर 1952 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि ठीक है, अब एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाएंगे हम, इस सारे प्रोटेस्ट को देखने के बाद। तो यही था विशाल आंध्रा मूवमेंट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये एक कमीशन थी जो कि स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने के लिए बनाई गई थी। ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जो स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं उनको रीऑर्गेनाइज करा जा सके, यानी कि फिर से ड्रॉ किया जा सके अभी के प्रेजेंट टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग। एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसने ये एक्सेप्ट किया था कि जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो लैंग्वेज की बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इसके लिए एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और वो 1956 में पास हुआ, जिसकी वजह से 14 स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, यानी कि नए 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। अब जो ये एक्ट पास हुआ था इसने इंडिया की नेशनल यूनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और भी ज़्यादा मजबूत किया, और प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट सीन एज डेमोक्रेटिक डिसीजन।
अब जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बनाने का डिसीज़न था उसको एक डेमोक्रेटिक डिसीज़न की तरह देखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों की बात मानी, लोग जो डिमांड कर रहे थे तो उस डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने अपना डिसीज़न लिया, राइट। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अभी हमने ऊपर देखा था कि 14 नए स्टेट्स बने थे, तो उसी को हम आगे समझेंगे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैसे, कौन से स्टेट्स बने, कब बने, राइट। 1960 में हम देखेंगे तो पहले एक बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जहाँ पर गुजराती और मराठी स्पीकिंग लोग रहा करते थे, लेकिन 1960 में उसको डिवाइड कर दिया गया। मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात बना, यानी कि इस बॉम्बे स्टेट में बाउंड्री ड्रॉ कर दी गई जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया। तो ये दोनों स्टेट कब बने थे? 1960 में बने थे, राइट। और 1966 में क्या बना? पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना। अब पंजाब कैसे बना? पंजाब पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया गया क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया गया। हरियाणा ताकि जो हरियाणवी स्पीकिंग लोग हैं, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए हरियाणा बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा हिली था, काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स थे, तो उसको कल्चरल बेसिस पर अलग कर दिया गया। अब नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं तो 1972 में मेघालय असम से अलग होके बना और मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 में एक अलग स्टेट्स बने। 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी नए स्टेट बने। 1963 में नागालैंड बना। अब 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से। और झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। अब ये अलग क्यों हुए? ये कल्चरल बेसिस पर अलग हुए क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग था, और डेवलपमेंट के बेसिस पर अलग हुए क्योंकि जो ये पार्ट थे इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से लोगों ने डिमांड किया कि इन्हें एक अलग स्टेट बनाया जाए ताकि ये अपने कल्चर पर और अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकें। अब 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया स्टेट बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बन गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। और नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ये भी बताना कि अब आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।